वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास में अपन 8.5 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में 8.4 तक क्लास में ही करा दिया था। बाकी होमवर्क में भी जो दिए थे छी नहीं दिए क्या? मैं इतना अच्छा कब से हो गया? तब से तो बीमारी हूँ। चलो भाई कर लेते हैं फिर। क्या कह रहा है? टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? 0 पॉइंट या 0.0125, है ना? लिख लो, रेडियस इज 0.0125। इसका आधा करना है ना बेटा। 0.125 हो जाएगी, यही होगी ना? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5 ना। तो 125.125 भी तो होगी, सही तो है। तो रेडियस हो गई 0.125। फिर कह रहा है वन मेड ऑफ स्टील, अदर मेड ऑफ ब्रास, लोडेड एज शोन इन द फिगर। द अनलोडेड लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर, जैसा कि उसने चित्र में बना रखा है। एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। दोनों की लेंथ दे रखी है। इलोंगेशन बताना है स्टील और ब्रास में कितना होगा। वाई इन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इनको बस इलोंगेशन कंप्यूट करके बताना है। तो पहली बात है, स्टील और ब्रास का वाई पता होना चाहिए। वाई आपको पता नहीं होगा तो वाई मैं आपको बता देता हूँ, उसका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास वायर इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। वाई ऑफ ब्रास यंग्स मॉडुलस इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। एंड y of steel is 1.49 into 10⁻⁻⁴। स्टील का कितना है? 1.49। और ब्रास का कितना है? ठीक है, क्लियर। तुमको y भी पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ अपने को महान काम तो करना नहीं। अगर नॉर्मल भी सोचें इस क्वेश्चन को तो ये ऐसे सोच सकते हैं कि मेरे पास एक स्टील का वायर है जो कि काला हो गया है। सफ़ेद कर लेते हैं। एक स्टील का वायर है, मतलब इस तरीके से दो वायर हैं सिंपल। इनका एरिया कैसा हो गया? सेम। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2। यंग्स मॉडुलस इसका y1, इसका यंग्स मॉडुलस y2। इसकी लेंथ l1 और इसकी लेंथ l2। यहाँ पर टेंशन T1 और यहाँ पर टेंशन T2। ठीक है, तो ऊपर वाले में अगर लेंथ निकालेंगे तो इसमें जो चेंज इन लेंथ है वो कितना हो गया? डेल्टा l1। और इसमें कितना हो गया? डेल्टा l2। यही तो बात हुई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ऊपर वाले वायर के लिए अगर देखा जाए तो ऊपर वाले वायर में अगर आप देखोगे तो उसमें टेंशन कितना है, तो यहाँ पर टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो नीचे वाला पूरा मास होगा कि नहीं होगा? तो T1 की वैल्यू हो गई मेरे पास m1 प्लस m2 इंटू जी। इतना क्लियर हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा L1 निकाल दीजिए। तो आपको पता है y इज इक्वल टू होता है, या y इंटू डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा अपने पास F अपॉन A, है ना? स्ट्रेन इंटू वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ गई? एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा, सॉरी, इंटू वाई। ये हो गया फॉर्मूला। बस इसमें वैल्यू रखती जानी है। तो डेल्टा L1 की अगर बात करेंगे तो डेल्टा L1 कितना हो जाएगा? एफ की जगह अपन डाल देंगे T1, जो कि मेरे पास कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी। लेंथ इसकी L1 डाल देनी है, एरिया इसका A1 डाल देना है, और y की जगह y1 डाल देना है। एरिया की बात करी जाए तो एरिया तो सेम ही है दोनों का, तो एरिया को ए ही रहने देते हैं। एरिया तो ए सेम ही है, और इसका रेडियस भी मुझे पता चल गया। तो एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू डाल देंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू जी, L1 डिवाइडेड बाई
पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। सब कुछ पता है ना इसमें, वैल्यू तो डालनी है, डालो आंसर निकालो। डेल्टा एल वन कितना है? आएगा आंसर, वो भी मैं बता दूं क्या? वेट वगैरह तो याद है ना इनकी? एक्चुअल फिगर तो याद है ना, ये वाली फिगर लिख लेना, ये चित्र लिख लेना। 4 m1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 6 है, ये लिख लेना। L1 1.5 है, G 9.8 10 ले लो तुम तो, इतना लोड किया जीवन में, 10 ले लो। ये वाली वैल्यूज लिख ली, अब उसमें जाके वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डाल। डाल दी। तो डेल्टा L1 में ये 4 kg प्लस 6 kg, जी की वैल्यू 10, L कितना था 1.5, पाई आर की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है 125 क्या मीटर, इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और यंग्स मॉडल्स कितना था बेटा? 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴। ये है भाई, इसको सॉल्व करके जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ये तो इसमें गलत दे रखी है, जो आंसर है मेरे पास वो गलत लग रहा है मुझे, सॉल्व मुझे ही करनी पड़ेगी। ऊपर वाला वायर किसका था? स्टील का ना? स्टील का वाई कितना लिखा है अपन ने? नहीं, स्टील का वाई है 2 × 10⁻11। वाई ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा मटेरियल क्या था बेटा? ब्रास। वाई ऑफ ब्रास ये है 12.25 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पता नहीं, मेरे पास मुझे लग रहा है वो उसी में गलती लिखा है, जो मेरे पास लिखा हुआ है ना वो मुझे गलत लग रहा था, देख के अभी वापस से देखा तो मुझे लगा गलत सा लग रहा है ये। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है 12.5 इंटू 10⁻10 मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक टेबल भी तो दे रखी होगी ना एनसीईआरटी में इन्होंने?
दिए क्या देखना, जहाँ पर इन्होंने मटेरियल के दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और बाकी सब जगह तो तुम्हें लिख के देंगे। लिख रखा है ना। ब्रास और स्टील का देखना, यही है। कहाँ है स्टील, कहाँ है इसमें? तो 200 × 10⁻9 को लिखेगी तो 2 × 10⁻11 नहीं हो गया? और ब्रास का देखना, ब्रास नहीं है। तो ब्रास का तो खैर मैंने गूगल से बता दिया तुमको देख के, ठीक है ना। तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है ये, ओके। ये क्वेश्चन कराने वाला हमेशा तुम्हें देगा, वो कभी नहीं चाहता कि भाई तुम एकदम उसे रट्टा मार के रखो। अब ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये 100 तो ऊपर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 5 3.14 इंटू 0.125, इसको तो हटा ही दो, तो 125 का स्क्वायर 15625 इंटू 10⁻⁻2 और -3, तो -5 तो माइनस का 10 इंटू 2 इंटू 10⁻11, और डेल्टा L1 इसे सॉल्व करना है। तो ये तो -10 -11, ये तो 10 ही बचा। तो 150 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 15625 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये आ रहा है 1.528 इंटू 10⁻1 2 3 1 2 3 -3 और नीचे 10, तो -4, ये आ रहा है। ठीक है। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो आंसर अलग आएगा, वो फिर 1.5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, मतलब 1.49 बोल दो, ऐसा आना चाहिए। तो कैलकुलेशन गंदी ही रहेंगी, बहुत ही गंदी रहेंगी गंदी नहीं, बहुत ही गंदी रहेंगी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, बहुत गंदी रहेंगी। दूसरे वाले में निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला दूसरे वाले में निकालेंगे। दूसरे वाले में निकालते समय क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो टेंशन होगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, सिर्फ M2। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा अपने पास, M2G। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ फॉर्मूले में सिर्फ M2G आएगा, बाकी सब बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ब्रासी है ना दूसरा मैटर। ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा एल जो मेरे पास बना वो अब बन जाएगा सिर्फ M2G L2 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू Y2, बस वैल्यू डालनी है। M2 कितना है अपने पास, तो 6 × 10, L2 कितना है बेटा, 1 मीटर सेंटीमीटर मीटर। पाई ये तो तुम्हारा 0.125 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर ही रहना है, और Y2 भी तुम्हारे पास 12.5 इंटू 10⁻⁻ कितना आया है, 10। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, चलो अपन ही करते हैं।
तो पाई 125 का होल क्यूब ले लेते हैं। तो ये 3 और 2 5, तो हो गया 10⁻⁻10। ये हो जाएगा -1, तो 10⁻9, तो प्लस का 9, तो -1 बच गया। तो ऊपर हो जाएगा 600, मतलब 600 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 125 का होल क्यूब, ये बच गया। तो ये हो गया मेरे पास 600 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 125, तो ये हो जाएगा 9.78 इंटू 10⁻⁻5। थोड़ा सा गंदा सा आंसर नहीं आ रहा है? हाँ, क्या यहाँ पे? तो देखो, मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। मैंने ये किया कि जो ये पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है ना, -2 और -3 हो गया, तो -5 हो गया। -5 की पावर 2 कितना हो गया? -10, तो 10 की पावर -10 ये हो गया। इस -1 को यहाँ लिखूंगा तो 10 की पावर -9 हो गया, हाँ +9 हो गया। तो -10 +9 इधर बच गया। ये 125 का स्क्वायर यहाँ से निकला, ये भी 125 बचा, तो 125 का होल क्यूब हो गया। उससे मैंने सॉल्व किया है, और जी की वैल्यू मैंने 10 रखी है, 9.8 नहीं रखी। उस हिसाब से आंसर ये आ रहा है। हो सकता है 9.8 रखने पे आंसर कुछ अलग आए। 2-3 नंबर। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन जेई नीट में नहीं आता, बिल्कुल आता है, लेकिन ये सब नहीं आता कैलकुलेशन। क्वेश्चन यही रहेगा, बस उसमें रेशियो पूछ लेगा या डेटा ऐसा देगा कि आप सिंपली 1 या 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो। और y1 y2 भी इस तरीके के रेशियो दे देगा y1 y2 का, या बोल देगा एक का y है दूसरे का 1.2 y है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन से कभी घबराना नहीं है। कैलकुलेशन, देखो, तुम हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो माइंड मेकअप ये करना है कि मुझे कैलकुलेशन तो सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है कि उसके वेरिएबल में लेके मैं पहले उसको सॉल्व कर लूँ। इस क्वेश्चन को अप्रोच मैंने कैसे किया, मैंने सारे वेरिएबल अज्यूम कर लिए, उसके बाद मैंने वेरिएबल बना के फॉर्मूला बना लिया। सेकेंडरी पार्ट होगी ना कैलकुलेशन। अब वैल्यू रखो आराम से, जितना टाइम उतने टाइम में कैलकुलेशन कर लो। ठीक है ना? यही क्वेश्चन बोर्ड में आया है तो कैलकुलेशन गंदी है, यही क्वेश्चन नीट जेई में आएगा तो कैलकुलेशन नॉर्मल होगी। ठीक है? एलर्जी सही नहीं हुई क्या तेरी? चलो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो इधर होगा ना। अगला क्वेश्चन बच्चू ये कह रहा है कि द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड, मतलब शियर का क्वेश्चन लग रहा है, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन का। फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल, a mass of 100 kg is attached, then hmm, a mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminium is 25 gigapascal. What is the vertical deflection in the face? वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है, तो सबसे पहले तुम इसका चित्र बनाओ, चित्र बना के बता, देखो कि क्या तुम सही चित्र बना पा रहे हो। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका चित्र बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व तो बाद में होगा, पहले समझो तो सही क्वेश्चन क्या है। क्या हम क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, गीगा कितना होता है? पूरी गरम कचौड़ी, गरम कचौड़ी क्या होता है गीगा? 1024
गीगा मतलब 10⁹9। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ले रही है। साइड 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 पे फोर्स लगाया है। अरे शुरू ऐसा है, ये है, यहाँ से फोर्स लगाया तो ये ऐसे गिरेगा नीचे, तो फोर्स ऐसे करके ऐसे खींच रहा है इसे। तो वो कह रहा है कि जो अपन ने वन फेस है ना, इसको फिक्स कर दिया वॉल पे, वर्टिकल वॉल पे, वर्टिकल वॉल पे मतलब ऐसे किया है, और दूसरी साइड अपन ने इस पे फोर्स फोर्स लगाया है। मतलब क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जैसे ये वर्टिकल वॉल हो गई, इस पे अपन ने एक को फिक्स कर दिया, ए मंदरिया इधर देख, हाँ। और अपन ने इस पे इस साइड फोर्स लगाया जो मास लटकाया है, तो इसका जो शेप है वो ऐसा हो जाएगा डीफॉर्म। समझ गए क्वेश्चन? ऐसे है, पनीर का टुकड़ा इस बार ऐसे रखा है, और पनीर के टुकड़े के इस वाले हिस्से पे फोर्स लगा रहे हैं दूसरे वाले पे। पनीर के टुकड़े से सब याद आ जाता है ना तुम्हें, खाने पीने का ही बस याद रहता है। तो करो अब, बोला 100 kg मास अटैच कर दिया, एल्यूमिनियम का शेयर मॉडुलस मुझे पता चल गया, तो पाई तुम्हें कितना दिया है, 25 GPa। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस? वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब हमसे पूछा है स्मॉल एल या डेल्टा एल, नहीं समझे? दिस इज एल, वर्टिकल डिफ्लेक्शन तो ये हुआ ना स्मॉल एल या डेल्टा एल, जो भी बोल लो तुम। तो अपन को तो ये फाई का फॉर्मूला, फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो अपन को तो पता है फाई क्या होता है। फाई होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस भी कौन सी, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन हो जाता है मेरे पास कितना, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। याद आ गया? ये फाई नहीं है, ये फाई तो ये होता है, ये इसका बोलना चाहिए बल्क मॉडुलस है, ये है फाई। तो फाई हो जाएगा मेरे पास बल्क मॉडुलस दैट इज शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फाई दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। तो अगर यहाँ पर जैसे मान लो फोर्स एफ लग रहा है, तो इसका जो पूरा फेस होगा 3D में तो ऐसा दिख रहा होगा ना, इस तरीके से। ये क्यूब है, क्यूब कुछ रखा है कि अपने आसपास क्यूब? पनीर लेके आऊं? खाने पीने की बातें करते हो यार तुम लोग, है क्या? कुछ दो यार, कुछ तो क्यूब जैसा दो। इसे ही समझ लो ना यार, एक क्यूब थोड़ा सा बड़ा बड़का क्यूब समझ लो ऐसे। तो इधर अपन ने वर्टिकल वॉल पे फिक्स कर दिया, उंगली में फंस जा, हड्डी तोड़ के ही मानेगा लग रहा है। ऐसे फंस गया, अपन ने इधर पे फोर्स लगाया, तो एरिया ये वाला लेना पड़ेगा ना दोस्त। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, या यहाँ पर साइड एल है तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया तो मुझे पता चल गया। फोर्स जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स एरिया की जगह अपन ने डाल दिया एल स्क्वायर, ये डेल्टा एल निकालना है डिवाइडेड बाई एल। तो बी मेरे पास आ गया एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, तो इस एल से एल कट गया, तो मेरे पास हो गया एफ अपॉन डेल्टा एल इंटू एल। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, एफ अपॉन बल्क मॉडुलस इंटू लेंथ। वॉल्यूम में तो शेयर मॉड्यूल, वॉल्यूम में तो अपन लगा नहीं सकते, या इसने शेयर मॉडुलस का नोटेशन बी नहीं कुछ और क्या माना था, शेयर मॉडुलस का के, नहीं के नहीं, के तो बल्क का था, जी था, जी। तो इसको जी ले लेते, क्या था, जी था ना, तो इसको जी ले लो। तो तुम एक चीज देखो, क्वेश्चन कैसा भी हो,
उसे शब्दों से अपन ने चित्र में कन्वर्ट किया, चित्र से वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया, लास्ट में सिर्फ वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू डालने का सिस्टम लास्ट में रखना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है ना। दिखने में शुरू में तो सब पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे समझने लगते हैं तो सब हलवा हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो डेटा था, जिसमें उसने साइड अपन को एल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एल इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं डेटा इसका, छोटू कर देते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड वन ऑफ द क्यूब इज फिक्स्ड टू अ वर्टिकल मास ऑफ, मास अपने को दे रखा है 100 kg, तो फोर्स हो गया तुम्हारे पास 100 × जी की वैल्यू 9, वैसे देखो यार आइडियली तो 9.8 लेनी चाहिए, ठीक है, अपन तो 10 लेके काम चलाएंगे, तो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। नहीं नहीं कुछ गलत नहीं है, पहले ही लिख देना। जी अपन ने यहाँ पे 9.8 की बजाय क्या लिया है 10, तो जी अपन, देखो तुम पहले से सब चीज़ें लिख के रखोगे ना तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यार या तो क्वेश्चन में दे रखा हो, जबकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर पहले से नहीं दे रखा है तो तुम्हें 9.8 ही लेना है, और अगर तुम इस तरीके के क्वेश्चन में 9.8 लेके सॉल्व करोगे तो 4 दिन बिना कैलकुलेटर के तुम सॉल्व ही करते रहोगे। तो बेटर है 10 लेके सॉल्व कर लो, ऊपर लिख दो जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे इतनी मानी, ठीक है। फिर उसने बोला है शेयर मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम इज 25 गीगा पास्कल, तो 25 × 10⁻⁹ पास्कल, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में उतना ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है भाई, तो जी इस, एक बार नोटेशन चेक करना, नोटेशन शेयर मॉडुलस की ईटा थी ये जी थी, हमने क्या मानी है, ईटा या जी? हाँ, एनसीईआरटी में तो जी है, हमने क्या मानी, हमने तो ईटा मानी थी ना यार। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा माना था, और इसको क्या माना था, पनीर के टुकड़े को? वो तो बल्क का है ना बेटा, वो तो वॉल्यूम वाले का है, शेयर वाले का देखो ना। ये है ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, अपन ने ईटा माना है ना। हाँ, तो ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी, 25 गीगा पास्कल, मतलब 10⁻⁹ इसकी वैल्यू को 0.1 मीटर कर लेंगे और वैल्यू डाल के खत्म करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻³ जी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 25 × 10⁻⁹ एंड एल कितना हो जाएगा अपने पास, एल हो जाएगा 0.1, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा। -8, 8 ऊपर जाएगा तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, तो 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा 25 × 100, 0.04, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूंगा 4 × 10⁻⁻7 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, ओके। अगर मीटर में आएगा, अगर इसको मान लो आपको कन्वर्ट करना है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है, तो जी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, उस केस में 4 से कम आएगा, उस केस में आता है एग्जैक्ट आता है 3.97 × 10⁻⁻7 मीटर। ये तो कर सकते थे, इसमें तो खैर जरूरत नहीं थी, ये तो आसान था, ये तो हो जाता, इस वाले में तो कर सकते हैं। तो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से हर एक चीज़ कर रहे हैं। हमें इतना भय हो गया है कैलकुलेशन पिछली देखते देखते कि हम जी की वैल्यू 9.8 रखने में भी अब डर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लिखना है, लिखिए। क्या, क्या छोड़ दिया, स्कूल में जो आया था, क्यों? ये
मानव भारती का मेडिसिन टर्म नहीं, मिड टर्म है यार। मैं अभी, बच्चे का पेपर था, वो मैंने मिड टर्म लिखा, वो मिड उसने ऑटो करेक्ट करके मेडिसिन टर्म कर लिया। फाइंड कॉपी। क्या हो गया? फिर क्या हुआ? कौन? अनुषा मैसेज की थी मुझे। क्या मैसेज करी थी, रुको बताता हूँ। अनुषा आज शायद दिल्ली में नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, आई वॉन्ट बी अटेंड टूडेज क्लास एज आई एम नॉट इन दिल्ली। देख ले तुझसे कितना जलती है। तेरी सहेली है, जिस दिन तू आती उस दिन वो नहीं आती। अगला क्वेश्चन। अपन ने 8.6 कर लिया, 8.7 करेंगे। Four identical hollow cylinders column of mild steel supports a big structure of mass 50,000 kg। मतलब चार पाइप हैं, ऐसा समझ लो। चार, दो और दो, इनके ऊपर बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी है। बिल्डिंग का मास है 50,000 kg, या ऑब्जेक्ट रखा हो जिसका मास है 50,000 kg। लिख लेंगे मास इज 50,000 kg। जैसे ये किताब है ना, जैसे तुम्हारी, तो यहाँ पे एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ऐसे चार पे अपन ने खड़ा कर दिया। The inner and outer radii of each column are 30 and 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना है हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर में इनर रेडियस अलग होगी, आउटर रेडियस अलग होगी। तो इनर और आउटर रेडियस की वैल्यू डाल देंगे। इनर रेडियस इज 30 एंड आउटर रेडियस इज 60। अज्यूमिंग लो डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब 50,000 चारों पे था, तो हर एक पे कितना आ गया उसका 1/4। 50 का 1/4 कितना हो गया? 12,500। 12,500 G, ये एक पे लगने वाला नेट फोर्स होगा। वो अभी देख लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो। बोला कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम। कंप्रेशन स्ट्रेन उसने अपन से पूछी, हर एक कॉलम की कंप्रेशन स्ट्रेन बता दीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको हम आइडिया दे देते हैं, फिर आप लोग खुद कर देंगे। जैसे बात यह है कि हमने एक इस तरीके की एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अपन ने एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ऐसे चार कॉलम पे चिपका रखा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों कॉलम में जो ये कॉलम एक्चुअल में है नहीं ऐसे। एक्चुअल में कॉलम ही ऐसे हैं। ये एक्चुअल कॉलम ऐसे हैं, मतलब सॉलिड बस इतना ही है। बाकी अंदर पूरे का पूरे कैसे हैं ये? खोखले। तो इसकी इनर रेडियस हो गई R1 और आउटर रेडियस कितनी हो गई R2। R1 कितना दिया बेटा? हाँ, 30 सेंटीमीटर। एंड R2 कितना दिया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके ऊपर जो बड़ी सी जो अपन ने किताब सजा रखी है ना, ये बड़ा सा ब्लॉक, इसका मास m है, तो m कितना दिया है? 50K, मतलब 50,000 kg। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हर एक कॉलम में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो स्ट्रेन इसमें कौन सा? कंप्रेसिबल, कंप्रेस वाली स्ट्रेन ही होगी, ऐसा थोड़ी इलोंगेट हो जाएगी। तो कंप्रेस वाली हुई, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात कर रहा है, तो स्ट्रेस भी कंप्रेसिव ही है इसमें, क्योंकि ऊपर से फुल लोड लग रहा है। तो मेरे पास जो फोर्स होगा, ये बात पक्की है कि वो उसके चार पिलर हैं, तो mg/4 होगा ऑन ईच पिलर। ठीक है। अब mg/4 है हर एक पे। ऊपर से जो फोर्स लग रहा है मैंने पता कर लिया इस पे।
यंग्स मॉडुलस वगैरह के मेरे को कोई भी डिस्कशन इस क्वेश्चन में उसने कर रखा है क्या? किस चीज का है ये? स्टील है क्या है? मिनी माइल्ड स्टील। तो स्टील का यंग मॉडुलस अपन को पता होना चाहिए। स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है? लिखा है अभी, 2 × 10⁻11 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पता चल गया। एरिया की बात करेंगे तो एरिया, कोई भी एक रॉड पकड़ ली, कोई भी एक रॉड पकड़ ली तो एक कॉलम में ही ऐसा है। इसका एरिया कितना है? नहीं, बीच में तो खोखला है ना। तो बड़े एरिया में से कौन सा एरिया घटा दो? छोटा वाला। तो बड़ा एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला कितना हो गया? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। तो एरिया हो गया पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, आसान हो गया। देखो y पता चल गया, a पता चल गया, f पता चल गया। तो अपन को अब क्या करना है? अब अपन को निकालना है डेल्टा l डिवाइडेड बाई, डेल्टा l ही तो चाहिए ना ऐसे, है ना। तो डेल्टा l अपॉन l इंटू वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, स्ट्रेन इंटू वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या वैल्यू डालो, आंसर निकालो, हो गया क्वेश्चन। अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए डेल्टा एल। तो हो जाएगा मेरे पास एफ एल डिवाइडेड बाई वाई ए। फोर्स मेरे पास है एम जी बाई 4। लेंथ दे रखी है पिलर की, पिलर की लेंथ नहीं दे रखी, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? स्ट्रेन ही पूछी ना, तो फिर अपन को लेंथ की जरूरत ही नहीं है, अपन को डेल्टा एल अपॉन एल ही पूछा है। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई। एफ इज एम जी बाई 4 इंटू एरिया इज ए पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एंड वाई। दैट्स इट। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। एग्जैक्ट आंसर के लिए जी की वैल्यू 9.8 डालेंगे। तुम क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देखो, हर बार अपन एक ही चीज़ है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहला काम, पूरे क्वेश्चन को पढ़ा, चित्र बनाया। दूसरा काम, चित्र से सारे वेरिएबल बनाए और उस वेरिएबल बनाने के बाद अपन ने फाइनल आंसर निकाल लिया। लास्ट स्टेप में जाके कैलकुलेशन वाली वैल्यू डाली है मैंने। ठीक है, यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके स्टेप मार्क कोई किसी का बाप नहीं काट सकता है। जो आप कहते हैं ना स्टेप मार्किंग नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि सबसे पहले तो तुम अप्रोच तो समझो। चित्र बना दिया, टीचर समझ गया बच्चे ने चित्र सही बनाया है। बच्चा क्वेश्चन पढ़ के आधे क्वेश्चन के 20% पार्ट को सही कर दिया है। फिर उसके बाद वो कहेगा सारी चीजें अज्यूम करके बच्चे ने आंसर भी सही निकाला है। लास्ट में हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, फाइनल आंसर सही नहीं आया। टीचर अगर दयालु हुआ तो आधा मार्क्स काट के तुम्हें जीवन संभाल देगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम सोचो नहीं डायरेक्टली एकदम कर देंगे तो फिर भाई मुश्किल है ब्रो, मुश्किल है। ये इतनी ठंडी कर रही है ऐसी यार, तुम लोगों को नहीं लग रही ठंडी? तुम्हारे ऊपर हवा नहीं आ रही ना। अनुषा को मैंने मैसेज कर दिया है। ओके बेटा, वैदे ही याद कर रही है क्लास में आपको। ये भी बोल दूंगा, ऐसे भी कर रही है ये। अब तेरे पास फोन आएगा उसका। कितना आ रहा है? जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.22। 9.8 लेने पे ही आएगा, इंटू 10⁻⁻7।
मैंने आंसर बता दिया है, मुझे भरोसा है आप लोगों की कैलकुलेशन पे। ये बहुत ही ठंडा कर रही है। कहीं फीवर तो नहीं आने वाला मुझे? हाँ, मुझे आजकल ऐसा ही हो रहा है। फीवर जो आ रहा है बहुत ठंड के साथ आ रहा है। हम्म? आज रात में भी आया, जो 3 बजे फीवर आया था वो भी बहुत ठंड के साथ ही आया था। हाँ, मैं बीमार ही हूँ। 7.22 × 10⁻⁷। अरे भरोसा रखो, अपने ऊपर नहीं तो मेरे ऊपर तो रखो, यही आएगा 9.8 लेने में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है, आपने ईमानदारी से ट्राई किया है। आपने मास की वैल्यू भी डाली है। कितनी डाली है मास की वैल्यू? 50,000। जी की वैल्यू भी डाली है, पाई की वैल्यू भी डाली है, वाई भी आपने लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। चलो। बंदी कर देंगे यार, थोड़ी देर बंद कर देते हैं। चलो भाई डन। उसके बाद 8.8 करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, खत्म क्यों नहीं हो रहे? 8.8 करेंगे। A piece of copper having a rectangular cross section of, एरिया दे रखा है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, इज पुल्ड इन अ टेंशन विद, फोर्स भी दे रखा है, ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक है। इस स्ट्रेन पूछा है, फोर्स पता है, एरिया पता है, यंग्स मॉडुलस से डिवाइड कर दो, स्ट्रेन आ गई। नहीं समझे? देखो, ये कह रहा है कि एक एक कॉपर का टुकड़ा है, इस कॉपर के टुकड़े का इसका एरिया मुझे पता ही है। दिस एरिया इज 15.2, 19.1। अब बताओ ऐसा कोई डेटा देता है क्या? भाई एरिया देगा तो क्या देगा, 1 mm या 1.5 mm, ऐसा डेटा देके भी जीवन के मजे लिए जा रहे हैं। हाँ, हाँ तो मैंने mm² कर दिया ना इसलिए। इसने जो टेंशन दी है वो 44,500 है, तो जो इसने इस पे जो कंप्रेशन किया, 44,500 न्यूटन। ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसमें आप स्ट्रेन बता दीजिए। तो स्ट्रेन हो जाएगी मेरे पास क्या, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वाई, दैट इज F/A × वाई। फोर्स तुमको पता है 44500, एरिया तुमको पता है 15.2 × 10⁻⁴ इंटू 19.1 को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर होता है 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। कन्वर्जन समझ में आ गया? फिर कह रहा है यंग्स मॉडुलस, क्या स्टील है क्या है? कॉपर है, कॉपर का जरा बताओ वाई कितना होता है? बेटा 110, आगे 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ तो 1.1 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, स्ट्रेन आ गई, खत्म। और इसको सॉल्व करके स्ट्रेन कितनी आएगी?
कॉपर की सही बताया ना तुमने? इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है जरा बताना। ये चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? 9? 8? इसका आंसर देखा था एनसीईआरटी में, क्योंकि देखना कितना आंसर है इसका बेटा। 0.127। फिर तो सॉल्व करो यार, सॉल्व करके बताओ, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर कुछ अलग लिखा हुआ है। चलो मैं करता हूँ। 44,500 डिवाइडेड बाई 15.2 डिवाइडेड बाई 19.1 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आ रहा है 1.393 इंटू -6 और 10⁻⁹ तो -6 और 9 कितना हो गया, प्लस का 3, ऊपर 10⁻⁻³ ये है इसका आंसर। दैट इज 0.001393, ऐसा आ रहा है। तो वो मुझे नहीं पता क्या है। अगर y की वैल्यू अपन ये ले रहे हैं तो इसका आंसर तो यही आ रहा है। क्या इसने क्वेश्चन में ऐसा ऐसा तो नहीं बोला कि जो अपन ने जो फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल लगाया है? ऐसा बोला है क्या? नहीं ना, लेंथ के अलोंग ही लगाया है ना। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ने में मुझे लग रहा है कि इसने कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे कि एरिया जो है ना, आंसर इसलिए इसमें मैच नहीं कर रहा अपना, क्योंकि जो एरिया है उसने अपन ने एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है, जबकि ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला नहीं कि एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स है। कहीं कहीं भी नहीं लिखा उसने। उसने ये भी नहीं बोला कि जो फोर्स है वो एरिया के पैरेलल है। हाँ या ना? जबकि आइडियली उसको दोनों ही बातें बोलनी चाहिए कि वो उसमें से क्या करना चाह रहा है। अगर ये क्वेश्चन इसमें परपेंडिकुलर फोर्स न लगा के, अगर तुम इसी क्वेश्चन को, मैं पीले रंग से लिख रहा हूं, अगर ये फोर्स ऐसे न लग के इस तरीके से लगे, शेप तो तब भी डिफॉर्म होगी ना। देख, अगर इसको कंप्रेस कर रहे हैं तब भी शेप डिफॉर्म हो रही है, अगर इसको सरफेस के पैरेलल लगाएंगे तब भी शेप डिफॉर्म होगी। तो इस क्वेश्चन में से बोलना चाहिए क्यों किधर। तो तो उस केस में यहाँ पर जो अपन y लिख रहे हैं, y की जगह इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दैट इज ईटा अपन ने माना था, या जी मानना है, जो भी मानना है मान सकते हो। तो उस केस में ये जो कैलकुलेशन है इसमें बस थोड़ा सा अंतर आएगा। ये 44500 डिवाइडेड बाई 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू कितना था जी इसका, 42 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आएगा उस केस में।
तो अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मानेंगे तो ये है, अगर इसमें शियर स्ट्रेन पूछे तो शियर स्ट्रेन का आंसर ये है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का आंसर ये है। मैंने दोनों ही निकाल दिए। ये क्वेश्चन में क्लियरली बोलना चाहिए, इसने बोला नहीं है, इसकी वजह से मैंने दोनों निकाल दिए। ठीक है, देखो अब आइडियली क्या होना चाहिए, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें ना तो क्वेश्चन में जी दे रखा है या ईटा दे रखा है, रिजिडिटी का कोफिशिएंट नहीं दे, मॉडुलस नहीं दे रखा, ना यंग्स मॉडुलस दे रखा है। अगर उसमें से कोई एक दे दिया होता कि भाई क्वेश्चन में देगा तो सही ना, कि तुम्हें थोड़ी याद करने सारे मेटल के मॉडुलस याद करते फिरोगे, कि बल्क भी याद करो, यंग्स भी याद करो और रिजिडिटी का भी याद करो, ऐसा थोड़ी होने वाला है हर मेटल का। क्वेश्चन में उसने लिखेगा, अगर क्वेश्चन में वाई दे दिया उसने तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल निकालना है, अगर ईटा दे दिया या जी दे दिया तो शेयर स्ट्रेन निकालना। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे अपन। ये जबरदस्ती बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इसका आंसर आ रहा है 0.365 इंटू 10⁻³ ऐसा इन्होंने लिख रखा है। मुझे नहीं पता भाई, मैं तक घी नहीं खाता। घी खाने से बुद्धि बढ़ती है, समझ गए ना? चलें? नहीं? अरे मुझे घर जाना है। चलो अगला करते हैं, 8.9। 8.8 तो हो गया ना? हाँ, 8.9। अपन आराम आराम से कर रहे हैं, है ना? तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा अप्रोच कैसे है। स्टील केबल विद a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a इसकी एरिया। अच्छा, क्वेश्चन समझे तुम? वो हाँ, रोप वे में तो वो नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं, फिर वहां से वो इसकी करते हुए नीचे आते हैं। वो दो पैर में लंबे से फट्टे फंसा लेते हैं, दो डंडी पकड़ लेते हैं। हाँ, समझ गए ना? हाँ। तो वो कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड टू 10.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस लिखो 10.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रेडियस लिखो केबल की 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है मैक्सिमम लोड कितना सपोर्ट करेगी। अरे घटिया क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम लोड कितना सपोर्ट करेगी, एक केबल पे एक वेट लटका दिया, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। अरे 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 अरे, इसे क्या हो गया? ये क्यों रोने लगा? कैमरे का रिमोट कहाँ है? हाँ, तो अपन को एरिया दे रखा है, रेडियस दे रखी, तो एरिया दे दिया, इस वायर का रेडियस दे दिया। इस पे जो भी इसकी वजह से वेट है वो फोर्स डायरेक्टली मुझे दे दिया उसने। दिया है क्या? कितना है? मास दिया है ना? अरे मास दिया है ना, तो फोर्स पता चल गया ना, mg लग रहा है। तो स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। उसने क्वेश्चन में क्या दिया है? स्ट्रेस दिया है, और पूछा क्या है? व्हाट द मैक्सिमम लोड दैट केबल कैन सपोर्ट, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा तो ये टूट जाएगी। मतलब वो मुझसे एफ पूछना चाह रहा है, एफ इज स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना है? 10⁻⁸। एरिया कितना है? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 1। एक लोग बोलो यार। 1.5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। खत्म, आंसर सीधा। सॉल्व करके आंसर निकालो, जो कि सॉल्व होके आएगा। आप लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है।
7.065 7.065 into 10 raised to power 4 न्यूटन ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब आसान है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। कैलकुलेशन टफ हो सकती है, वो इस वाले क्वेश्चन में तो वो भी नहीं है। लैंग्वेज गंदी हो सकती है, एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं कि हमने हो सकता है सुने ही ना हो कहीं। नई नई चीज़ें, ऐसे नए नए गेम आ गए हैं मार्केट में। ओलंपिक में मैं वो गेम देख रहा था, वो कुछ ऐसे थोड़ी छोटा सा ऐसे बॉल जैसी थी, उसको स्लाइड करके एक वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा पिट बना रखी थी उन्होंने, पता नहीं क्या नाम था, यहाँ पे इस तरीके से, और वो उसे ऐसे हैंडल से पकड़ के ऐसे यहाँ से स्लाइड करते थे, और वो यहाँ पे जाके, यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट होता था, इसमें जाके रुकनी चाहिए। पता नहीं भाई क्या बोलते हैं उसे। मैं तो कह रहा था कितना ये गेम ओलंपिक में क्यों है, मतलब मेरे समझ में नहीं आई ये गेम ओलंपिक में क्यों है। भगवान जाने, मतलब जबरदस्ती के गेम्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो इधर है। A rigid bar of mass 15 kg is supported systematically by 3 wires, each of 2 meter long. L लिखो 2 meter, L is 2 meter, M is 15 kg, M is 15 kg. Those at each end, those at each end are of copper and middle one is of iron. हैं? Those at each end. अच्छा, इधर उधर कॉपर है और बीच में आयरन है, ठीक है। Determine the ratio of their diameter if each has to have the same tension. अगर इन तीनों को सेम टेंशन चाहिए तो इनके डायमीटर क्या हो, ये बात कर रहा है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक एक ब्लॉक हो गया, इस पे अपन ने 3 इस तरीके से केबल लगा दी, ये केबल से ब्लॉक लटका हुआ है, बीच में आयरन है, इधर उधर किसकी थी, कॉपर। तो ये हो गया कॉपर, ये भी हो गई कॉपर। अब उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इन सब में टेंशन सेम होनी चाहिए। अभी तक हम जानते थे कि भाई टेंशन सेम ही होती है, ऐसा पढ़ता कि नहीं पढ़ा था, अभी तक तो सेम ही मानते थे। अब कह रहा है अब ऐसा नहीं है, अब कह रहा मामला बदल गया है, इन तीनों में टेंशन अलग अलग है। कह रहा है इन तीनों में टेंशन सेम कब होगी। तो हमें पता है अगर हम टेंशन सेम करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम इसमें फोर्स सेम करना चाह रहे हैं। सही बात है, फोर्स सेम करने का मतलब हो गया, इसका मास दिया है ना, इसका तो मास दिया है ना, इसका इसका मास कितना है, कितना है 15, तो हो जाएगा 15 g। इतना फोर्स इस पे नीचे लग रहा, एफ ये वाला फोर्स नहीं, तो ये F/3, या ऐसा समझ लो, गंदी बात, इसको F नहीं लिखते, इसको 15 g लिख देते हैं। mg इज इक्वल टू 15 g। इतना चमक गया। अब वो हमसे जो चाह रहा है हम उसका सब काम कर देंगे। उसने हमसे बोला है कि भैया इन सब में फोर्स सेम होना चाहिए, तो हमने सेम फोर्स मान लिया सब में। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अगर फोर्स सेम चाहिए तो इन सब में स्ट्रेस सेम होनी चाहिए। फोर्स ही तो सेम चाहिए, तो स्ट्रेस सेम होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेस को सेम करना है तो तुम बोलोगे कि देखो भैया F1 जो उसमें स्ट्रेस है, F अपॉन एरिया इज इक्वल टू F अपॉन एरिया इज इक्वल टू F अपॉन एरिया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से देखो y में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वो हमें चाह रहा है कि यार y को भी यहाँ पे इंक्लूड करो। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो 15 kg की रॉड है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच हैज टू हैव द सेम टेंशन।
अगर यहाँ पर ऐसा है तो इनका डायमीटर डिफाइन कर दो, मतलब रेशियो भी, अगर रेडियस भी निकाल लोगे तो भी डायमीटर आ जाएगा। तो वह R1 R2 R3 का रेशियो चाहिए। सॉल्व करो, समझ गए क्वेश्चन क्या है? फोर सेम चाहिए, फोर सेम कर दिया। इस फोर सेम होने का मतलब है स्ट्रेस ऑलमोस्ट सेम हो गई। तो उस हिसाब से बोल रहा है कि अब हमें बता दो कि रेडियस का रेशियो क्या होगा। करो सॉल्व। अच्छा, फोर सेम हो जाएगा। अगर मैंने फोर सेम कर दिया तो रेडियस तो अलग अलग रहेगी ना, तो स्ट्रेस सेम थोड़ी होगी। फिर इसमें ऐसा है कि सेम लेवल पर हैं, और अगर सेम लेवल पर है तो खींचेंगे, इनकी इनिशियल और फाइनल लेंथ भी बराबर रहेगी। तो मैं ऐसा बोल दूंगा इनमें स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए देन। तो अगर स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए तो फिर सोचने का तरीका बदल जाएगा पूरा। अगर स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए तो हम बोलेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वाई, दिस शुड बी कांस्टेंट। हाँ, है ना? ये हो जाएगा अपने पास एफ अपॉन एरिया, या एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, दिस शुड बी कांस्टेंट। ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा अगर बोल देंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि फोर्स तो सब में सेम है, तो ऊपर वाली चीज भी गई। तो तुम पाई भी सब में कांस्टेंट है, तो तुम क्या बोलोगे कि एफ एंड पाई आर कांस्टेंट। तो तुम बोलोगे कि देखो भैया, वन अपॉन आर स्क्वायर वाई शुड बी कांस्टेंट। इनवर्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम ऐसा बोल दोगे, ये तो फिर काफी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर तुम बोल दोगे कि अगर ऐसा है तो वन अपॉन आर स्क्वायर, या फिर वाई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा कि, या फिर तुम्हें रेडियस चाहिए ना, तो तुम बोलोगे आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई, आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट वाई। तो तुम्हें चाहिए आर वन अपॉन आर टू, तो तुम बोलोगे अंडर रूट वाई टू अपॉन वाई वन। तुम्हारे पास मटेरियल भी दो ही है। तुम्हारे पास एक रेडियस है तुम्हारे पास कॉपर की, और दूसरा किसका है? आयरन का। तो ये उल्टा है, मतलब वाई ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई वाई ऑफ कॉपर। इन दोनों की वैल्यू डालो, सीधा आंसर। मतलब कैलकुलेशन इजी हो गई है। अब वाई आयरन और कॉपर का तुमको याद है? पीछे टेबल में देख लो। टेबल नंबर जो भी है 6.1 है, कौन सी है? टेबल कौन सी है? 6.8.1। आयरन का है 190 इंटू 10⁻⁹ 190 गीगा पास्कल। और इसका है 110। आयरन का है और इसका 110 है ना। कॉपर का 110 है। तो 110 इंटू 10⁻⁹ दोनों को डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया √19/11। खत्म। लिखो लिखो। बहुत दिन से आनंद ही नहीं आ रही। कौन है उसकी सहेली? और कौन नहीं आ रहा? हाँ, खुराना भी नहीं आया यार।
धीर खुराना और उनका एक और वो पड़ोसी अरहम। कहाँ घूम रहे हैं? तुम भी KRM में हो ना? आज रावण मारने गए होंगे। छाप लिया? कितना बज गया? अभी तो है टाइम। इतना चमक गया? चलो, अपन ने कौन सा कर लिया ये? 8.10। 11 देखते हैं। A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstressed length, ठीक है, 1 मीटर, मतलब L इज 1 मीटर, कैपिटल L इज 1 मीटर, कैपिटल L इज 1 मीटर, मास है 14.5 kg, मास है 14.5 kg, is whirled in a vertical circle with an angular velocity of omega is 2 revolution per second. Omega is 2 revolution per second. At the bottom of circle, the cross sectional area of the wire is area of wire, A of wire, लिखो ना, A of wire is 0.065 centimeter square, 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at lowest point of its path. तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होती है? जब वर्टिकल सर्कल में जब वो पार्टिकल अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे होता है। तो उसे करने के लिए क्या करना है? देखो, पत्थर ऐसे बांध दिया, कैपिटल एल लेंथ की रस्सी मानी ना मैंने, कैपिटल एल लेंथ की रस्सी में ऐसे पत्थर बांधा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे था, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हमें पता है कितनी होती है, √5 GR। ठीक है। ओमेगा, ओमेगा उसने क्वेश्चन में दे रखा है, ओमेगा दे रखा है कितना? 2 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा मुझे पता चल गया, ओमेगा इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब तो AC ठंडा ही नहीं कर रही। तो क्वेश्चन ये है कि एक रस्सी में या एक वायर में एक मास को बांध के अपन ने घुमा दिया, ओमेगा पता है मुझे, तो मैं V निकाल लूंगा। और लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो कितनी होती है? वैसे तुम्हें याद है कितनी होती है? 6 mg। अरे हाँ ना, ये निकाल रखी है अपन ने। तो ये टेंशन अगर 6 mg मुझे याद है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो इस वायर में मुझे स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन करके मुझे सब कुछ पता चल गया। इट इज टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई ऑफ वायर, इट इज डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। अब बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन? तो डेल्टा एल हो जाएगा मेरे पास टी कैपिटल एल अपॉन ए वाई। टी कितना है मेरे पास? 6 mg। एल कैपिटल एल है। एरिया कितना है वायर का बेटा? एरिया दिया होगा ना, रेडियस वगैरह कुछ, सब कुछ पता है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, डेल्टा एल आ गया। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को समझा मैंने? इस वी का मुझे यूज ही नहीं आया, पता है क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि टेंशन 6 mg होती है, वरना मैं सॉल्व करता ना √5 GR से।
लेकिन क्या ये कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में है? क्वेश्चन को पढ़ना जरा, क्या कांस्टेंट ओमेगा बोला है उसने? A 4 point omega understood vertical circle with an angular velocity of 2 point with at the bottom of the circle. लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि ये ओमेगा क्रिटिकल है कि नहीं उस टाइम पे, ये भी तो पॉइंट है। उस टाइम अपन को ये थोड़ी पता है कि वो क्रिटिकल है कि नहीं, तो अपन को यार वो ये वी मिनिमम फिर नहीं मान सकते। मुझे नहीं पता है क्रिटिकल है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसने बोला ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ? उसने लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करी है ना। उसने दो काम किए, एक तो उसने ये भी नहीं बताया कि वो कांस्टेंट, कहाँ गया सेलेक्ट करने वाला, ये क्या? उसने दो काम किए, उसने एक तो मुझे ये नहीं बताया कि ये क्रिटिकल कंडीशन में घूम रहा है, कहीं भी नहीं बोला उसने। तो मैं ये मान भी नहीं सकता √5 GL, वरना मैं डायरेक्टली 6 mg लिख के काम चला लेता। ये क्रिटिकल कंडीशन में होगा ना, लेकिन हमें नहीं पता क्रिटिकल कंडीशन है या नहीं। तो अपन तो जनरल मान के कर लेते हैं, तो जनरल मानेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, mg। और ये तुम्हारा ओमेगा से घूम रहा है इधर, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, T-mg = m ओमेगा स्क्वायर एल, तो टेंशन हो जाएगी mg + m ओमेगा स्क्वायर एल। अब सही आएगा इसका आंसर। तो टेंशन क्रिटिकल कंडीशन बोला होता तो अपन ये वैल्यू डाल देते, क्रिटिकल कंडीशन नहीं बोला है तो अपनी तरफ से क्रिटिकल कंडीशन नहीं माननी है। चलो वैल्यू चिपकाओ, तो ΔL = mg + m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल बाहर, a इंटू वाई। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वायर वायर क्या है, स्टील का है। स्टील का वाई कितना था, 2 × 10⁻11, यही था ना वाई, 200 GPa। तो वाई ऑफ स्टील इज, अब तो मुझे भी याद हो गया, 200 GPa। डन। कितना आएगा वैल्यू डाल के, ओमेगा की वैल्यू कौन सी डालनी है, 2 पाई या फिर 2 या फिर 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर। ठीक, सॉल्व होके जो आएगा ये आएगा बड़ा प्यारा सा आंसर, 1.539 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ आप लोग सॉल्व कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, आंसर मैंने लिख दिया है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ इन सब में मैंने जी की वैल्यू 9.8 एज्यूम करी है, ठीक है। चलिए आगे चलें, लिख लिया। चलो भाई अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया भाई, चलो लास्ट पेज बचा है। एरिया तो उसने डायरेक्टली दे ही रखा है, एरिया की जरूरत अपने को पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है। हाँ, अब आ जाओ भाई, बस 4 क्वेश्चन और हैं, 12 13 14 15 16, एक तो अभी निबट गया, ये देखो खुद बात करते करते हो जाएगा। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? पिताश्री इज कॉलिंग, आई विल कॉल यू लेट। बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है? अरे फॉर्मूला लिखो, बल्क मॉडुलस ΔP/-ΔV/V, ΔP/-ΔV/V, वो वाला फॉर्मूला लिखो, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, समझ गए? अब क्या कह रहा है, इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर, प्रेशर 100 atm, फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर,
कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर at constant temperature, explain in simple terms why the ratio is so large. ये तो होना ही था। एयर को कंप्रेस करना आसान है, लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल है। इसकी वजह से बल्क मॉडुलस लिक्विड का तो ज़्यादा आना ही है। ये तो भाई बहुत ऑब्वियस है, इसको तो सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर कितना लिखेंगे अपन, 1 atm इतना होता है। तो प्रेशर इंक्रीज मतलब डेल्टा पी तुमको डायरेक्टली दे रखा है। तो डेल्टा पी अगर मैं बल्क मॉडुलस निकालूंगा तो बल्क मॉडुलस होता है बेटा डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ये तुम्हें डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में। 100 atm, 100 atm का मतलब हो गया 100 इंटू 1.013, 013 इंटू 10⁵ ये तो हो गया प्रेशर। वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो 100.5 लीटर था और इधर है 100। तो 100.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ लीटर है। लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। 1.013 है, ठीक है। समझ गए बात को। अब ये देखो तुम बाकी सब छोड़ो, ये देखो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है। इसका ऑर्डर 5 ऊपर है, ये भी ऊपर जाएगा तो 5 और 2 7 हो गया, ये भी ऊपर जाएगा तो 7 और 3 11 हो गया। तो इसका ऑर्डर 10⁻11 के टर्म में आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। यही बस वो पूछना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्यों है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो लिक्विड है, लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नेचर का होता है, एयर को कंप्रेस करना आसान है, इसकी वजह से बल्क मॉडुलस ज़्यादा है। लिख दो ऐसा कि एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर, बस इतना लिख दो, एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बोला था ना खटाक से हो जाएगा ये वाला तो बात करते करते। 18.13 what is the density of water at a depth, हाँ अच्छा 8.13 what is the density of water at depth where pressure is 80 atm given that the density at the surface is 1.03 into 10 raised to power 103, ऐसे थोड़ी होती, 10⁻³ होनी चाहिए। हाँ 10⁻³ है, ये गलत है, ये गलत लिखा है। कह रही है बुक में कुछ भी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज दिस, सरफेस पर इतनी है, तो बताओ डेप्थ में कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है क्योंकि इसमें जब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के बाद 1/ρ1 माइनस 1/ρ2 करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे, पहले बाकी के 3 कर लेते हैं। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब when subjected to a hydraulic pressure of 10 atm। हाइड्रोलिक है ना, तो हाइड्रोलिक में अपन लिक्विड क्या यूज कर रहे हैं, लिक्विड क्या यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिक में। अगर वाटर यूज करेंगे, सुनो हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कभी भी ऐसे बाइक वगैरह कार वगैरह की सर्विस कराने जाओ तो बंदा वो एक बटन दबाता है और बड़ा सी कार एकदम ऐसे गुर्र करके ऊपर उठ जाती है। तो होता कैसे है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ पे कोई 4 आदमी खड़े होकर नीचे से पकड़ के ऊपर के धक्का मार रहे हैं। पहले हाइड्रोलिक सिस्टम होते थे, वो बहुत सही काम करते थे। अब तो खैर मैकेनिकल सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि इससे अगले चैप्टर में पढ़ोगे वैसे तो आप, वो काम कैसे करते हैं। सेम लेवल पे लिक्विड में सेम प्रेशर होता है, समझ गए बात को, सेम लेवल पे सेम प्रेशर। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लिया,
और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तुमको पता है सेम लेवल पे प्रेशर सेम है, तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, सेम। इस पूरे में लिक्विड भर दिया। यहाँ पर भी तुमने फोर्स, यहाँ पर तुमने ट्रक को रखना है तो ट्रक को ऐसे रख दिया, तो एरिया भी ले लिया। अब मैंने कहा दोनों जगह प्रेशर सेम है, तो तुम बोलोगे F1 अपॉन A1 शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। अगर तुम भारी मास को उठाना चाहते हो तो एरिया भी भारी होना चाहिए, तो ट्रक को उठाना है तो एरिया भी बड़ा कर लो। छोटा सा आदमी अगर उसको उठाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर इस पूरे पानी को छोटी सी पाइप से लेके जाओ, यहाँ पे फोर्स लगाओ, जितना कम एरिया होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा उतना फोर्स लेके पूरी ट्रक को ऊपर उठा देगा। समझे बात को? वो लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक तो तुम चिल मारो। ये तुमने ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे पानी की बोतल में एक सिरिंज लो, एक सिरिंज को पाइप से कनेक्ट करो और उस पाइप के दूसरी तरफ कोई भारी चीज रख दो, और पाइप को ऐसे किसी बड़े जार में ले जाओ, उसे नीचे कनेक्ट कर दो। ठीक है, इधर से प्रेशर दबाओ तो उधर पूरा पानी ऊपर उठ जाएगा। अब तुम सोचो उस पूरे पानी को उठाने में वैसे तुम्हें बहुत फोर्स लगता, लेकिन यहाँ पे तुमने हल्का सा पुश किया और पूरा उठ गया। ये एक्सपेरिमेंट है जो घर पे बच्चों को कराए जाते हैं। अब पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे, रीले पे रीले चल रही हैं 10-15 किलोमीटर, अब क्या कर सकते हैं। आ? कोई बात नहीं, ये ना जब अभी अगले चैप्टर तक पढ़ाऊंगा। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन द सब्जेक्ट टू अ हाइड्रोलिक प्रेस, ऐसा वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ ये बता दो। प्रेशर 10 एटीएम है, तो 10 एटीएम प्रेशर है, तो डेल्टा पी इस क्वेश्चन में 10 एटीएम। डेल्टा वी बाई वी माइनस का चाहिए उसे, तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस, बस वैल्यू डालो आंसर निकालो। पानी का बल्क मॉडुलस होता है 37 × 10⁻⁹। पानी है लिक्विड है, क्या माना है लिक्विड? ग्लास का बल्क मॉडुलस है क्योंकि ये ग्लास से काम कर रहा है ना। ग्लास, अब इसने क्वेश्चन में ग्लास बोला है या पानी बोला है? ग्लास स्लैब है ना, तो ग्लास स्लैब की बात करेंगे। ग्लास का बल्क मॉडुलस है 37 × 10⁻⁹ और ये 10 एटीएम तुम्हें क्वेश्चन में दे ही रखा है। इसमें कई डेटा हैं जो हर क्वेश्चन में मिसिंग तुम्हें मिल रहे हैं। 1.0 कितना था बेटू? 1.0013 है ना, इंटू 10⁻⁵। क्या 1 एटीएम है ना, 10 एटीएम है, तो उसको कन्वर्ट तो करूंगा ना मैं पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में। 10 इंटू 1.013 इंटू 10⁵। वैसे तो ना इसको 1.01 से ही काम चलाते हैं, पूरा कभी नहीं लिखते। वो तो तुम्हें एनसीईआरटी के वो माई बाप मानना है, इसकी वजह से सब कुछ लिखना पड़ रहा है। वरना मैं तो जब भी इसको सॉल्व करता हूँ ना 1.1 भी नहीं लिखता, ऐसे ही लिख के कर देता हूँ। ऑप्शन दूर दूर होते हैं, मतलब सिर्फ 10⁵ लिख देता हूँ। उससे क्या है ना, ऑप्शन तो दूर दूर ही है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नियर बाई ऑप्शन है तो फिर अपन पूरा लिखते हैं, सब्जेक्टिव में तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन। डिटरमाइन द वॉल्यूम, आप अभी करेंगे होमवर्क में करेंगे 3 क्वेश्चन? शक्ल से लग ही रहा था मुझे टाइम हो जाता है उसके बाद भाई शक्लें बदल जाती हैं। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।